स्टूडेंट ओके बायोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 11 का जो चैप्टर है सेल डिवीज़न उसका एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोफेज या पूर्वावस्था। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने सेल साइकिल को पढ़ लिया है। अगर आपको इससे पिछले वाले वीडियो देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके कोशिका विभाजन वाली हेडलाइन में जाके आप जो पिछले वीडियो हैं वो देख सकते हैं। तो कोशिका चक्कर में हमने अंतरावस्था को पूरी तरह से देख लिया था। आज अपन एम फेज शुरू करने वाले हैं। एम फेज में भी प्रोफेज जो फर्स्ट उसकी स्टेप है वो अपन शुरू करेंगे। तो ये हमारी क्लास 11 का टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कोशिका विभाजन का, तो वो देखने जा रहे हैं। अभी तक जो भी विद्यार्थी अपने चैनल पर नए हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जैसे आपको नया बायोलॉजी का वीडियो बनता है तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो देखिए प्रोफेज में होता क्या है। अभी तो देखिए हमारी जो कोशिका होती है उसमें एक अंतरावस्था के बाद जैसे इंटरफेज थी, इंटरफेज तो इंटरफेज में अपने G1 स्टेज पर थी, फिर S और G2 फेज। इन तीन प्रावस्थाओं तक आते आते कोशिका पूरी तरीके से विभाजन के लिए तैयार हो गई। इंटरफेज जब कंप्लीट हो जाता है तो इसका मतलब है कोशिका पूरी तरह से विभाजन के लिए तैयार है और इसके बाद में एक फेज स्टार्ट होती है जिसको अपन कहते हैं एम फेज। इस एम फेज की चार अवस्थाएं होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और चौथी टेलोफेज। तो इसमें अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं प्रोफेज को। तो देखिए ये प्रोफेज एम फेज की प्रावस्था है और इन चारों में सबसे लंबी प्रावस्था होती है प्रोफेज। तो इसमें बहुत कुछ गतिविधियां होती है वो देखेंगे अपन। सबसे पहले तो इसका इम्पोर्टेंट बात ये है कि यह कोशिका चक्कर के, अपन ऐसा लिख सकते हैं, यह कोशिका चक्कर के एम फेज की सबसे लंबी प्रावस्था है। सबसे लंबी प्रावस्था है, ये इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है, वो प्रोफेज होती है। इसको इसमें जिस तरह की कोई गतिविधियाँ होती है उन गतिविधियों के आधार पर हम इसको तीन भागों में बांट सकते हैं। इसको तीन पार्ट्स में बांटा जा सकता है। और वो कौन कौन है, एक तो अपन कहते हैं शुरुआती जो अर्ली प्रोफेज होती है, अर्ली प्रोफेज यानी शुरुआती प्रोफेज। फिर उसके बाद में जो होती है उसको अपन मिडल प्रोफेज ले लेते हैं, मिडल प्रोफेज। और जो लास्ट में होगी उसको लेट प्रोफेज ले लेते हैं। ये तीनों प्रोफेज की अवस्था है लेकिन तीनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, तो वो अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन अर्ली प्रोफेज देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या होता है। तो अर्ली प्रोफेज में देखिए होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है। इससे पहले इंटरफेज में क्या था, देखो इंटरफेज में जो गुणसूत्र होते हैं वो जाल की तरह पड़े रहते हैं, बिल्कुल अदृश्य दिखाई भी नहीं देते, जाल के रूप में रहते हैं, ये अपन को दिखते नहीं है। अब जैसे इस पर एसिटोकार्बिन डाई या विरंजक डालेंगे तो ये कुछ जगह पर गहरा दिखाई देगा, बाकी पर हल्का दिखाई देगा। जब इस पर रंगेगा ना तब ये जाके अपन को दिखाई देगा, वरना ये अपन को दिखाई नहीं देगा। तो गुणसूत्र पहली बार जब दिखते हैं, पहली बार जब वो गुणसूत्रों के रूप में दिखाई देते हैं तो वो अपने प्रोफेज के अंदर होता है, और वो भी अर्ली प्रोफेज के अंदर। तो इसमें होता क्या है कि क्रोमेटिन जो जाल होता है या जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है वो जाल के रूप में नहीं रहकर अब थोड़े थोड़े पतले धागों के रूप में मतलब पतले धागों के रूप में रूपांतरित होने लगता है, पतले धागों में रूपांतरित होने लगता है, रूपांतरित होने लगता है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। देखो अब ये जाल के रूप में नहीं रहेगा, ये पतले धागे से बनते जाएंगे, जिन्हें हम क्या कह देंगे, गुणसूत्र। जब क्रोमेटिन जाल का संघनन हो जाएगा तो हम उसको गुणसूत्र कह देंगे। ये जो पतले धागे बन रहे हैं ये पतले धागों में रूपांतरण होता है, तो ये किस क्रिया द्वारा रूपांतरित होगा, ये क्रिया होगी जिसको हम कहेंगे संघनन द्वारा। कौन सी प्रक्रिया होगी, कंडेंसेशन या संघनन के द्वारा जाल होगा वो पतले धागों में रूपांतरित होने लग जाएगा, जिन्हें अपन गुणसूत्र कहेंगे। तो मतलब ये है कि जो पतले धागे दिखाई दे रहे हैं, गुणसूत्रों का पतले धागे के रूप में केंद्रक में दिखाई देना, ये प्रोफेज का प्रमुख लक्षण है। तो प्रोफेज का प्रमुख लक्षण क्या हो गया, प्रोफेज का प्रमुख पहचान या लक्षण,
मतलब इसका लक्षण हो गया कि केंद्रक में गुणसूत्रों का पतले धागों के रूप में दिखाई देना। अभी चित्र बना के देखेंगे अपन। ये इस प्रोपेज का प्रमुख पहचान का लक्षण हो गया कि जो गुणसूत्र होते हैं वो पतले धागों के रूप में अपन को दिखाई देने लग जाएंगे। जैसे इस तरह से ये एक कोशिका है, इसके अंदर इस तरह से आपको ये पतले धागे के रूप में गुणसूत्र दिखने लग जाएंगे। इससे पहले अपन को दिखाई नहीं देंगे, ये तभी दिखाई देंगे इंटरफेस में जब इनको अपन स्टेन करेंगे, विरंजित करेंगे एसिटोकार्बाइन डाई से। तो होता क्या है कि ये जो अर्ली प्रोपेज है इसमें गुणसूत्र का एक पूरा गुच्छा दिखाई देगा अपन को, धागेनुमा गुच्छा। और धागेनुमा गुच्छा जैसे अपन एक ऊन का गुच्छा होता है उस तरह से दिखाई देगा। तो इस अवस्था में सारे गुणसूत्र एक समूह के रूप में ऊन की गेंद के समान दिखाई देते हैं। ये याद रखिएगा। तो इसमें जितने भी गुणसूत्र है वो ऊन की जैसे गेंद होती है, मतलब गुणसूत्र अपन को दिखने लग जाएंगे और वो भी पतले धागे के रूप में ऊन की गेंद के समान दिखने लग जाएंगे इसके अंदर। ये इसके अंदर अर्ली प्रोपेज के अंदर ये काम होने लग जाता है। यानी मुख्य बात इसकी ये है कि जो गुणसूत्र पहले दिख नहीं रहे थे वो अब पतले धागों के रूप में दिखने लगेंगे। और ये पतले धागे कैसे बनते हैं, कौन सी क्रिया द्वारा बनते हैं, संघनन की क्रिया द्वारा। ये संघनन क्या होता है ये भी अपन देखेंगे। संघनन होता है निर्जलीकरण। तो जो इसके अंदर पानी होता है वो पानी बाहर निकल जाता है और वो धीरे धीरे, जैसे एक गीला तौलिया होता है उसको अपन निचोड़ते हैं तो उसमें पानी बाहर निकलता है, तो वो धीरे धीरे उसमें किस तरह से कुंडलन होता है, जैसे अपन उसको कुंडलित करेंगे पानी बाहर निकलता जाता है और वो छोटा होता जाता है। तो इस तरह से ये पतले धागे के रूप में दिखाई देने लग जाएंगे संघनन की प्रक्रिया द्वारा। और इसमें एक चीज़ और होगी, जो तारक केंद्र होगा वो अलग अलग ध्रुवों की ओर गति करने लगेंगे, अलग अलग ध्रुवों की तरफ गति करना शुरू कर देंगे। तो ये होने लग जाएगा इसके अंदर। मतलब जो कोशिका, जैसे ये कोशिका है और ये इसमें केंद्रक है, तो इसके अंदर एक तो आपको धागेनुमा गुणसूत्र इस तरह से ऊन की गेंद के समान दिखाई देने लग जाएंगे। और जो तारक केंद्र होंगे वो दोनों ध्रुवों की वजह से, एक तारक केंद्र इधर चल जाएगा और एक तारक केंद्र दूसरे ध्रुव के चला जाएगा। तो ये यहाँ से चलना शुरू हो जाएंगे, यानी ध्रुवों की ओर गति करना शुरू हो जाएगा। दोनों तारक केंद्र, यानी दोनों, इसमें ऐसा लिख सकते हैं अपन, दोनों तारक केंद्र अलग अलग ध्रुव की ओर गति करना शुरू कर देते हैं। अब दोनों तारक केंद्र, क्योंकि तारक काय का पहले ही विभाजन हो चुका है, इंटरफेज में तारक काय का विभाजन हो गया है और उसे दो तारक केंद्र बन चुके हैं। ये तो थी अर्ली प्रोफेज। देखो इसके बाद में थोड़ा सा क्या होता है, इसको अपन मिडल प्रोफेज में भी बांटते हैं या मिडल प्रोफेज में भी कहते हैं। इसमें थोड़ा सा क्या होता है, इसे थोड़ा सा विकसित और होगा, मतलब गुणसूत्र और ज़्यादा संघनित होंगे और ज़्यादा अपन को मोटे और स्पष्ट दिखने लगेंगे थोड़े। तो इसमें क्या होने वाला है, मिडल के अंदर गुणसूत्र जल को त्याग कर मतलब संघनन द्वारा त्याग कर और ज़्यादा मोटे व स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। मतलब पहले तो धागेनुमा दिखाई दे रहे थे, अब वो आपको थोड़ा और अच्छे दिखाई देने लग जाएंगे। मतलब वो जल को और त्यागेंगे और ज़्यादा उसमें संघनन होगा और वो और ज़्यादा मोटे और स्पष्ट दिखने लगेंगे। और इसके अंदर प्रत्येक गुणसूत्र में देखो, प्रत्येक गुणसूत्र में क्या होने वाला है, प्रत्येक गुणसूत्र में दो समान अर्ध गुणसूत्र, जिनको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड भी कहते हैं, क्रोमेटिड बन जाते हैं, जो रस्सी के समान
रस्सी के समान कुंडलित रहते हैं। मतलब जैसे ये इसके अंदर, और धीरे धीरे क्या होगा, केंद्रिका भी विलुप्त होने लग जाएगी। तो इसके अंदर क्या होने वाला है कि गुणसूत्र है ना वो और ज़्यादा थोड़े स्पष्ट दिखाई देने लग जाएंगे। जैसे ये और ज़्यादा मोटे दिखाई देने लगेंगे, और जो एक गुणसूत्र में 2 अर्ध गुणसूत्र बन जाएंगे, लेकिन वो रस्सी की तरह आपस में लिपटे हुए रहेंगे। इस तरह से आपस में लिपटे हुए रहेंगे गुणसूत्र के जो अर्ध गुणसूत्र इस तरह से रस्सी की तरह लिपटे हुए रहेंगे, लेकिन और ज़्यादा अपन को मोटे और स्पष्ट दिखने लगेंगे। ये काम होने लगेगा इसके अंदर। लेकिन जो दोनों अर्ध गुणसूत्र है वो रस्सी के समान लिपटे हुए रहेंगे, वे अलग अलग नहीं दिखेंगे अपन को। इसके अंदर तरकु तंतु, जिसको अपन स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर वो बनने लगते हैं। देखिए, तो जो स्पिंडल फाइबर होते हैं तरकु तंतु वो इसके अंदर बनने लगते हैं, स्पिंडल फाइबर बनने लगेंगे। अब ये स्पिंडल फाइबर किससे बनते हैं ये भी देख लो। ये जो सूक्ष्म नलिकाएं होती है, माइक्रोट्यूबल्स, सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा ये बनते हैं। और कहाँ बनते हैं? ये कोशिका द्रव्य में ही बनते हैं, कोशिका द्रव्य में बनते हैं। ध्यान रखिएगा, ये किससे बनते हैं? सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा बनते हैं। तो सूक्ष्म नलिकाओं का भी एक पूरा चैप्टर के वीडियो पढ़ाए हुए हैं, तो सूक्ष्म नलिकाओं वाले हेडिंग में जाकर आप सूक्ष्म नलिकाओं को पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपको पूरा ये समझाया गया है कि तरकुतंतु ये किस तरह से निर्माण करते हैं। तो तरकुतंतु स्पिंडल फाइबर बनने लगते हैं, स्पिंडल फाइबर सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा बने होते हैं। तो ये कोशिका द्रव्य के अंदर बनने लगेंगे। और इसी के साथ है वो केंद्रिका है वो धीरे धीरे विलुप्त होने लग जाएगी। केंद्रिका विलुप्त होने लगती है, विलुप्त होने लगती है। केंद्रिका देखो विलुप्त होने लग जाएगी। तो बीच अर्ली प्रोफेज में तो क्या हुआ कि गुणसूत्र अपन को धागे की तरह दिखाई दे रहे थे, जैसे उनका कोई गेंद हो। और मिडिल में थोड़ा तो उसके बाद में आते हैं तो और ज़्यादा संघनित हो रहे हैं, वो और ज़्यादा जल को त्याग रहे हैं और ज़्यादा मोटे और स्पष्ट दिख रहे हैं। 2 क्रोमेटिड भी बन जाते हैं, लेकिन दोनों क्रोमेटिड अभी तक देखो इस रस्सी के समान कुंडलित है, गुथे हुए हैं। तरकुतंतु बनने लग जाएंगे। तरकुतंतु सूक्ष्म नलिकाओं के बने होते हैं, ये कोशिका द्रव्य में बन जाते हैं और केंद्रिका विलुप्त होने लगती है। अब क्या होने वाला है कि आगे जाकर देखो केंद्रक झिल्ली पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी और तरकुतंतु है वो पूरी तरह से बन जाएंगे, और जो तारक केंद्र थे वो ध्रुवों की ओर पहुंच जाएंगे और गुणसूत्र अपन को और ज़्यादा स्पष्ट दिखने लग जाएंगे थोड़े। तो अगला देख लेते हैं अपन लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में क्या होता है देखो, अभी लेट थोड़ा इसमें और देख लेते हैं। देखो एक बार, ये तो था कि ये केंद्रिका विलुप्त होने लग गई और गुणसूत्र संघनन द्वारा अपन को और मोटे और छोटे दिखाई देने लगे। और दोनों जो तारक केंद्र होते हैं, दोनों तारक केंद्र वो ध्रुवों की ओर गति करते हुए, जिसको अपन बोलते हैं एस्ट्रल रेज का निर्माण करते हैं। एस्ट्रल किरणों का निर्माण करते हैं। एस्ट्रल रेज या तारक किरणों को अपन कहते हैं इसको। एस्ट्रल रेज, एस्ट्रल किरणों का निर्माण करने लगते हैं। एस्ट्रल जैसे ये कोशिका है, तो ये यहाँ पर ये जो तारकेंद्र है वो पहुँचने लगे हैं। तो इनसे क्या होता है, इनके चारों ओर गाढ़ा कोशिका द्रव्य इकट्ठा रहता है, जिसको सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। इससे है तारे के समान सूक्ष्म नलिकाएं निकली रहती है। इनके चारों ओर तारे के समान सूक्ष्म नलिकाएं निकली रहती है। ये सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है। इस संरचना को अपन बोलते हैं एस्टर किरणें। ये एस्टर किरणें हैं और ये इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य इकट्ठा है, घना कोशिका द्रव्य गाढ़ा, जिसको सेंट्रोस्फीयर बोलते हैं। अभी इस संरचना को अपन एस्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एस्टर। तो ये जो इसके तारे की जैसी किरणें दिख रही है, इसको बोलेंगे अपन तारक की किरणें, या इनको तारक किरणें भी बोलेंगे, या एस्ट्रल रे। एस्ट्रल का मतलब है स्टार के समान, स्टार लाइक, तारे के समान। तो ये स्थिति होने लग जाएगी अब। और ये जो एस्ट्रल रेज है, इनका निर्माण हालांकि साइटोप्लाज्म में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ये कोशिका द्रव्य में हो रहा है। क्योंकि अब तारकेंद्र जंतु कोशिका में होता है,
तो ये देखिए जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में होगा नहीं तो दोनों में फर्क क्या है। देखो जंतु कोशिका में तारक केंद्र के उपस्थित होने के कारण, तारक केंद्र उपस्थित होते हैं तो इसके कारण, तारक केंद्रों के उपस्थित होने के कारण जो माइटोसिस होता है इसके अंदर, जो समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस को एस्ट्रल माइटोसिस भी बोलते हैं। एस्ट्रल माइटोसिस या एस्ट्रल माइटोसिस भी कहते हैं। ये इसका एक नाम और है एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस। एम्फी यानी दोनों, तो दोनों ध्रुवों पर एस्ट्रल किरणें बनती है, एस्ट्रल रेज बनती है। तो ऐसे माइटोसिस को अपन क्या कहेंगे, एस्ट्रल माइटोसिस। और वो किस में कहलाएगा, जंतु कोशिका के अंदर कहलाएगा। जबकि पादप कोशिका में, पादप कोशिका में तारकाय क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, होते नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा, तारकाय अनुपस्थित होते हैं, अतः जो एस्ट्रल रेज बनती है, एस्ट्रल किरणें बनती है, एस्ट्रल रेज का निर्माण नहीं होता, निर्माण नहीं होता। ऐसा जो माइटोसिस होता है, ऐसा माइटोसिस एन एस्ट्रल माइटोसिस कहलाएगा, एन एस्ट्रल माइटोसिस कहलाता है। मतलब उनमें तारक जो केंद्र वो होते ही नहीं है, इसलिए वहाँ पर ये तारक किरणें नहीं बनेगी, तो ये एन एस्ट्रल माइटोसिस कहलाएगा। अब बात आती है कि ये पादप कोशिका में ये फिर काम कौन करेगा, तर्कतंतु बनाने का काम। तो पादपों में तंतु बनाने का कार्य सूक्ष्म नलिकाएं करती है, सूक्ष्म नलिकाएं करती है, जो केंद्रक जो झिल्ली होती है, उस झिल्ली के बाहर दोनों ध्रुवों की तरफ एकत्र होकर तर्कतंतु बनाती है। देखो इसमें केवल सूक्ष्म नलिकाएं ही तर्कतंतु बनाएगी। जो पादप होते हैं उनमें जो तर्कतंतु बनेंगे वो सूक्ष्म नलिकाएं करती है काम, जो दोनों ध्रुवों पर जाकर इकट्ठी हो जाती है। और यहाँ पर इनमें एक विशेष प्रोटीन इसमें एक सहायक होती है, उस प्रोटीन को कहते हैं, इसमें एक विशेष प्रोटीन सहायक होती है जिसे मेप यानी माइक्रोट्यूबुल, इसको अपन कहेंगे माइक्रोट्यूबल एसोसिएटेड प्रोटीन, माइक्रोट्यूबुल एसोसिएट प्रोटीन। किस जिसे मैप कहते हैं, इसकी सहायता से ये जो सूक्ष्म नलिकाएं होगी ये आपस में चिपक कर क्या कर लेगी, तर्कतंतु का निर्माण कर लेगी। तो ये पादपों में ऐसे तर्कतंतु बन गए थे वो इस तरह से। अभी जंतु कोशिका की बात करें अपन, तो जंतु कोशिका में क्या क्या हुआ कि ये जैसे ये एक जंतु कोशिका है, इसके अंदर ये यहाँ पर तारक केंद्र आ गए थे, इस पे इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य है जिसको सेंट्रोस्फीयर कह रहे थे। इससे सूक्ष्म नलिकाएं निकली हुई है चारों ओर, ये सूक्ष्म नलिकाएं, इनको अपना एस्ट्रल रेज, तो इन सूक्ष्म नलिकाओं तो क्या कह रहे हैं, एस्ट्रल रेज, एस्ट्रल रेज। और इसमें बन जाते हैं तर्कतंतु, क्या बनने लगे, तर्कतंतु बनने लगे। अब इस पूरी
इस पूरी संरचना को अपन कहेंगे माइटोटिक अपरेटस। क्या कह देंगे? ये पूरी स्ट्रक्चर को अपन माइटोटिक अपरेटस कह देंगे। तो इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें तारक केंद्र शामिल है, एस्ट्रल रेज शामिल है और खुद तर्कतंतु शामिल है। तो कहने का मतलब है तारक केंद्र प्लस एस्ट्रल रेज को हिंदी में क्या कहते हैं? तारक किरणें। ये ध्यान रखें, ये सूक्ष्म नलिकाएं होती है। तारक किरणें क्या होती है? सूक्ष्म नलिकाएं प्लस तर्कतंतु मिलकर, ये तीनों मिलकर समसूत्रीय उपकरण, जिसको अंग्रेजी में अपन कहते हैं माइटोटिक अपरेटस। माइटोटिक अपरेटस कहते हैं, इसको माइटोटिक अपरेटस कहेंगे अपन। ये जंतु कोशिका के अंदर बनेगा, किसी भी पादप कोशिका के अंदर ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ये जंतु कोशिका में पाया जाएगा। अब ये तो थी पूरी अपने मिडिल प्रोफेज की बात कि इसके अंदर क्या क्या हुआ कि गुणसूत्र और ज़्यादा स्पष्ट दिखने लगे और एस्ट्रल रेज बन गई, माइटोटिक अपरेटस बन गया और तर्कतंतु पूरी तरह से बनकर तैयार हो गए। और लास्ट में जो लेट प्रोफेज है उसमें क्या होता है? देखो, लेट प्रोफेज में ये हुआ कि केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो गई। केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका विलुप्त हो जाते हैं। अब केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो गई, जो गुणसूत्र थे वो कहाँ? अब कोशिका द्रव्य में जो गुणसूत्र है वो कोशिका द्रव्य में मुक्त हो जाते हैं क्योंकि केंद्रक झिल्ली खत्म हो गई, तो अब खुले कोशिका द्रव्य के अंदर ये मुक्त हो गए। और जो तारक के केंद्र है वो तेजी से ध्रुवों पर चले जाएंगे और तर्कतंतु वहाँ पर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये इसकी स्पेशल है, और कि केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हो जाती है और गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में मुक्त हो जाते हैं। और जो दोनों तारक केंद्र हैं, दोनों ध्रुवों पर व्यवस्थित होकर तर्कतंतुओं का निर्माण करने लगते हैं। बस ये स्थिति आती है। तो लेट प्रोफेज में क्या हुआ? केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हो गई और जो गुणसूत्र है वो कोशिका द्रव्य में मुक्त हो गए और दोनों तारक केंद्र तेजी से दोनों ध्रुवों पर चले गए, विनाशित होकर तर्कतंतुओं का निर्माण कर लिया। मतलब ये स्थिति आएगी, जैसे ये कोशिका है, ये मध्य अपन प्रोफेज मान लेते हैं, ये लास्ट प्रोफेज मान लेते हैं, लेट। तो इसमें तो क्या हुआ? जैसे ये केंद्रक था, इसमें अपन को अभी जो गुणसूत्र क्रोमेटिन जाल था वो इस ऊन की गेंद के समान दिखाई देगा इस तरह से। और इसमें क्या देगा? जो गुणसूत्र दिखाई देंगे वो अपन को और स्पष्ट दिखाई देने लग जाएंगे इस तरह से, जिसमें दो अर्धगुणसूत्र होंगे, लेकिन वो दोनों रस्सी की तरह लिपटे हुए रहेंगे। तो ये तो मिडल होगा। और इसमें जो आपके जो दो तारक केंद्र होंगे वो दोनों ध्रुवों की ओर गति करते रहेंगे, देखो इस तरह से। और लास्ट में क्या होने वाला है कि इसमें केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाएगी और अपन को गुणसूत्र और ज़्यादा स्पष्ट दिखने लग जाएंगे और बिल्कुल इसके अपन को दो अर्ध गुणसूत्र दिखने लगेंगे, गुणसूत्र के इस तरह से। प्रत्येक गुणसूत्र के अपन को दो अर्ध गुणसूत्र दिखने लगेंगे और दोनों तारक केंद्र है वो ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे और तर्कतंतुओं का निर्माण करने लग जाएंगे और तारक किरणें इसमें बनी जाएगी। ये स्थिति आने वाली है। और जो केंद्रक झिल्ली थी, केंद्रिका थी इसके अंदर, वो विलुप्त हो जाएगी। तो ये प्रोफेज के अंदर ये मुख्य बातें होती है कि पादप और जंतु कोशिका में थोड़ा फर्क है, क्योंकि पादपों में तारक केंद्र होते नहीं है। तो सूक्ष्म नलिकाएं, यहाँ पर ये माइटोटिक अपरेटस नहीं बनेगा। सूक्ष्म नलिकाएं ही वो मेप प्रोटीन के द्वारा इन जो तर्कतंतु वो बना लेगी और वहाँ पर
कोशिका विभाजन को संपन्न करेगी। लेकिन जंतु कोशिका में माइटोटिक अपरेटस बनता है, जिसमें तार केंद्र शामिल होता है, तार किरणें शामिल होती है, कुछ तंतु शामिल होते हैं और एक व्यवस्थित कोशिका विभाजन किया जाता है। तो ये था अपना समसूत्र विभाजन का प्रोफेज स्टेज। तो इसको आप देख लीजिएगा।